1 2 3 4 केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। आज की वीडियो में केदारनाथ जाने के रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर बुकिंग और हरिद्वार से केदारनाथ तक पहुंचने की सारी जानकारी मिलेगी। मैंने अपनी यात्रा शुरू की हरिद्वार से, जैसा कि आमतौर पर मान्यता है। सुबह के बज गए हैं 8 और मैं निकल रही हूँ हरिद्वार से अपनी इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए। वीडियो में आगे हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे की जाए और गर्भगृह के दर्शन कब होंगे, पूरी जानकारी देखेंगे। 23 अप्रैल को मैं हरिद्वार पहुंची, यहाँ नाइट स्टे किया और 24 अप्रैल को हरिद्वार से स्कूटी हायर करके निकल पड़ी गौरीकुंड की तरफ। हरिद्वार से डायरेक्ट बस चलती है हिमगिरी और देवभूमि की, जो आपको सोनप्रयाग पहुंचा देती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इसके लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना होगा, जैसे मैंने किया है। रिजल्ट में जो सेकेंड वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना होगा और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए वो फिल कर देनी होगी और इस तरह से आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन कोड आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन बस हो गया। हरिद्वार से गौरीकुंड का जो टोटल डिस्टेंस है वो वैसे तो है लगभग 250 किलोमीटर, उसमें से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है श्रीनगर, जहां मैंने लिया है अपना पहला स्टॉप लंच के लिए। इस पूरी जर्नी में मतलब आज मौसम ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। 125 किलोमीटर की दूरी को तय करने में स्कूटी पे मुझे जो टाइम लगा है वो है 3.5 घंटे का और नॉन स्टॉप, क्योंकि स्कूटी चली। हालांकि ऋषिकेश में और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, अगर आपको ट्रैफिक ना मिले तो हो सकता है आप इससे कम टाइम पे भी आ जाए, लेकिन नॉर्मली किसी भी दिन आप आए, आज मंडे का दिन है बट स्टिल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो नॉर्मली ट्रैफिक आपको मिलता ही है। फिलहाल अंदर चलते हैं और लंच करते हैं। अगर आप स्कूटी से 200 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में नहीं करना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में से आप कहीं पे भी एक दिन का स्टॉप ले सकते हैं। इससे आपको थकान नहीं होगी और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो गुप्तकाशी में भी स्टे कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग के आगे रास्ता थोड़ा खराब है, जो लगभग 7 किलोमीटर तक ऐसे ही चलता है। केदारनाथ में 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अवेलेबल है, गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा। इन सभी की बुकिंग ऑनलाइन आप कर सकते हैं। फिलहाल 6 मई तक के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं और 7 मई का रजिस्ट्रेशन का डेट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। सुबह के 8 बजे से स्टार्ट किया हुआ सफर शाम को 5:30 बजे गौरीकुंड पहुंचकर मैंने खत्म किया। कल शाम को 5:30 बजे मैं पहुंच गई थी गौरीकुंड। सबसे पहले मैं आपको फटाफट से अपना रूम दिखा देती हूँ गौरीकुंड का। सुनील लॉन्ज में मैंने ये रूम लिया हुआ है और डिलक्स कैटेगरी का ये रूम है। अंदर आते ही आपको बेडरूम मिलेगा, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, साइज़ में गीजर वीजर लगा हुआ है और पानी गर्म भी आता है, तो रूम काफ़ी डिसेंट है। मुझे ये पड़ा 2000 रुपीज़ में, बट एक्चुअल में अगर आप लेने जाएंगे तो आई थिंक 3500 रुपीज़ तक आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जो प्राइसेस चलती है वो इतनी चलती है। कल रात में जब मैं यहाँ पहुँची तो धूल से इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो आते ही ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे गर्म पानी आ रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो लाइट्स नहीं थी, गर्म पानी आ रहा था, तो मैंने अच्छे से शॉवर लिया और फिर फ्रेश फील करके मैं गई बाहर कुछ खाने के लिए। और खाने के लिए मैंने फिर से वही शॉप चूज़ की, मैंने लिया सूप और मोमोज़। और वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब प्रॉपर अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो रोटी सब्जी और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑफकोर्स कॉस्टली होते हैं। एक मोमोज़ की प्लेट जो मैंने ली थी वो मुझे कॉस्ट की थी 100 रुपीज़, लेकिन काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि ऊपर आते आते प्राइस थोड़ी हाई हो जाती है। फ़िलहाल अब यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड इज़ द पॉइंट जहाँ से आपकी ट्रैक स्टार्ट होती है, मतलब गौरीकुंड, फिर उसके बाद में रामबाड़ा और उसके बाद में फाइनली जो मंदिर का परिसर है वो होता है। तो जो आपकी मेन ट्रैक स्टार्ट होती है वो गौरीकुंड से होती है, लेकिन अगर आप शेयर्ड कैब से आ रहे हैं या फिर आप आ रहे हैं बाय बस तो मोस्टली आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप किया जाता है। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसे आना है उसके लिए चलती है टैक्सीज, जिनका फिक्स फेयर होता है, शटल टाइप की होती है।
मतलब शेयरिंग बेस पे चलती है। 50 रुपये पर पर्सन मैं आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देती हूँ। हो सकता है तो गौरीकुंड में ही रुके, क्योंकि यहीं से ट्रैक करना सबसे ईजी होता है। अगर आप सोनप्रयाग में रुक जाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे अननेसेसरी पहले सुबह उठ के गौरीकुंड तक आना होगा और फिर ट्रैक स्टार्ट करना होगा। और ट्रैफिक क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से आपके लिए बेटर है कि आप पहले दिन जिस दिन पहुँच रहे हो उसी दिन गौरीकुंड पहुँच जाए और यहीं पर अपना स्टे बुक करें। हालाँकि यहाँ के स्टे थोड़े कॉस्टली होंगे सोनप्रयाग से, बट इट्स बेटर फॉर यू। गौरीकुंड से आप लकड़ी खरीद लें, क्योंकि इससे आपको ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। मैंने 50 रुपए में इसे खरीदा था। वीडियो में आगे गर्भगृह के दर्शन मैं आपको करवाऊंगी, उसके लिए आपको वीडियो बस कंटिन्यू देखते रहना होगा। अगर आप घोड़ा हायर करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से आपको केदारनाथ तक जाने के लिए जो टोटल फेयर पे करना होगा वो 2950 है। नॉर्मली ये फिक्स ही रहता है। अगर वो आपको बहुत कम लोग होंगे जो हाई या कम कोट करेंगे, कम कोट करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। अगर हाई कोट करे तो भी ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की हुई रेट है। तो आप 2950 में घोड़ा यहाँ से लेके अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं, बाकी मेरा जो प्लान है वो है कि मैं यहाँ से रामबाड़ा तक पैदल चलने वाली हूँ और वहाँ से घोड़ा हायर करने वाली हूँ। ये मेरे बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस पे। बाकी एक्चुअली क्या होता है उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा और वहाँ से क्या रेट होती है वो भी मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊँगी। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं किसी के सपोर्ट से, जैसे सुशांत सिंह राजपूत मूवी में सारा अली खान को बिठा के ले जाते हैं, यानी कि जो पिट्ठू की मदद अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्राइस पे करना होगा वन साइडेड, इट स्टार्ट फ्रॉम 5000। अगर आप बच्चे को बिठा के भिजवाना चाहते हैं या फिर आप अपना लगेज सिर्फ भिजवाना चाहते हैं तो आप पिट्ठू की मदद से भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद जाना चाहते हैं और आपका वेट अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 kg है तो 10,000 प्राइस है। 60 से अगर 80 के बीच में आपका वेट है तो 15,000 के आसपास आपका लग जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर वेट है तो 20,000 तक भी लग सकता है। तो जो पिट्ठू के चार्जेस होते हैं वो लगते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वेट। तो यहाँ पे ये पानी का नल लगा हुआ है और जब मैंने इसे ओपन किया तो इससे जो अभी पानी मैं दिखाती हूँ कैसा निकल रहा है। तो ये है नल और मैं आपको पानी भर के दिखा रही हूँ कि यहाँ पानी कैसा आता है। जब आपने ऑन किया तो ये पानी भर रहा है। इस पानी का कलर देखिए कितना गंदा पानी है। तो ये पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। जो मिनरल वाटर है वही ले लें, इससे सिर्फ हाथ मुँह धोने। बाकी मैं 2 मिनट वेट भी कर लेती हूँ कि अगर ये क्लीन होता है क्या। अब जब इसको क्लीन करने को वेट करेंगे तो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा, जिससे साफ पता चल रहा है पानी बिल्कुल गंदा है। रास्ते में आप फ्रूट्स और खीरा खरीद सकते हैं, जिनकी प्राइस तो बहुत हाई है, लेकिन आप एनर्जी के लिए इसे ले सकते हैं। मैंने खाने के लिए चना लिया जो कि एक प्लेट 50 रुपए की थी। जंगल चट्टी तक आप पहुंच जाते हैं जब आप 3.5 किलोमीटर चल जाते हैं। हालांकि आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा चल लिया, क्योंकि जब भी आप पहाड़ों पे चलेंगे तो आपको 1 किलोमीटर भी नॉर्मल 3 किलोमीटर जैसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए हुआ अभी 3.5 किलोमीटर ही है। लेकिन हो सकता है आपको यहाँ तक आते आते थकावट लगने लगे, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको चाहे पकौड़े खाने हो, पकौड़े भी बन रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, चाहे आपको पराठे खाने हो या फिर आपको जो भी ऑप्शंस चाहिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैगी, पराठा। गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंचते एक ऐसे रास्ते पे जहां से 2 रास्ते कट रहे होते हैं। एक रास्ता यूँ इस तरह से जाता है और पुल आपको दिखाई देता है। हालांकि ये 2 किलोमीटर कम है, लेकिन यहाँ चढ़ाई ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पे खच्चर ज़्यादातर जाते हैं। और ये दूसरा रास्ता है जिसमें चढ़ाई थोड़ी कम है और दोनों रास्ते जाकर रामबाड़ा के आसपास में मिल जाते हैं। तो आप ये वाला रास्ता ले, ये रास्ता ना लें। अगर आप चढ़ने के लिए पालकी लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपए में आपको आने और जाने की पालकी मिल जाती है। बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। यहाँ पर एयरटेल, जियो, वोडाफोन सब नेटवर्क आते हैं। कुछ देर बाद मैंने लिया चाय का मजा सिर्फ 20 रुपए में और 10 वाले चिप्स 20 रुपए में। रास्ते में आप थकोगे, हिम्मत जवाब देगी, लेकिन बस भोले का नाम लें, नीचे देखें और छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें। सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, बहते झरने। तो अब मैं आप पहुंची हूँ रामबाड़ा तक। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 9 किलोमीटर्स और बचा है। ये वही प्लेस है जो आपने मूवी में भी देखा होगा और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। पीछे मेरे पुल बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चौसा भात ऑर्डर किया था वो मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा और उसमें वो बिल्कुल वर्थफुल नहीं है क्योंकि चावल बिल्कुल कच्चे थे और टेस्ट भी नहीं था, तो वो तो बिल्कुल ट्राई ना करें। बात है पराठों की, तो 60 रुपीज़ का पराठा था, ओके था, क्वांटिटी में कम ही बोलूँगी।
सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको जो भी मतलब घर पेट वाला खाना है तो आप जंगल चट्टी से खा ले। तो ऑप्शंस अच्छे हैं, क्वांटिटी ठीक है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है और प्राइस वाइज भी सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे प्राइसेस ज़्यादा होती जाएगी। अभी चलते हैं और देखते हैं आगे वाले पड़ाव पे घोड़े की रेट क्या है, कि भाई आधी दूर चल लिए हैं, उसके बाद अगर घोड़े की ज़रूरत पड़ जाए तो कितने में घोड़ा मिलेगा। रामबाड़ा पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई थी। पहाड़ों पे नॉर्मली 12 बजे के बाद में बारिश हो जाती है, इसलिए अपने साथ में रेनकोट जरूर रख लें। तो अब मैंने पहन लिया है रेनकोट और अब रेनकोट के साथ सफ़र चलेगा, क्योंकि बारिश होने लगी है। तो रेनकोट, अम्ब्रेला के साथ रेडी टू ईट भी रखे, क्योंकि यहाँ फूड बहुत महंगा आता है। पानी को भी आपको यहाँ पे गर्म पानी भी अगर लेना है तो उसको भी ख़रीदना पड़ता है। 10 रुपये का 1 ग्लास गर्म पानी आपको मिल जाएगा। तो रेडी टू ईट रहेगा, तो आपको एक तो अच्छा टेस्टी फूड मिल सकता है और दूसरा थोड़ा रीज़नेबल भी पड़ेगा। तो घोड़े आपको आगे पीछे से घेरे रहेंगे और इसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली रुक के चलेंगे। घोड़े की दिखाई दे रही है। ऐसे में पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बचता है, सिवाय रुकने की कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जब मैंने यात्रा स्टार्ट की तो बोला था कि मैं रामबाड़ा से करने वाली हूँ घोड़ा, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पता किया था तो रेट काफ़ी रीज़नेबल थी। बट इस बार जैसे जैसे ऊपर आप आते जा रहे हैं रेट बढ़ती जा रही है। जो रेट नीचे से 2950 है, ऊपर आके भी वो लोग 2500-2000 तक ले रहे हैं, यानी कोई सेंसिबल नहीं है। तो अगर आपको घोड़ा करना है आप नीचे से कर ले, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो पैदल चलने का जो सक्सेस मंत्र है वो सिर्फ एक ही है कि आप नीचे देखें और ऊपर बिल्कुल भी ना देखें और छोटे छोटे कदम बढ़ा के आगे चलते रहें, तभी आप पूरी अपनी चढ़ाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ बिल्कुल स्कोप नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर देखेंगे आपको डीमोटिवेशन होगा और ज़्यादा फील आएगा कि अरे तो अभी तो इतना चलना है नॉल। सो बेटर है नीचे देखें और जो वो कछुए और रैबिट वाली कहानी थी उसका टॉर्टोइज आप बन जाए। बीच बीच में आप पानी पीते रहें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। हालांकि आपको हो सकता है प्यास कम लगे, बट फिर भी अपने साथ पानी रखें और हो सके तो इसमें ग्लूकोज या ऑरेंज का कुछ फ्लेवर वगैरह मिला ले, जिससे एनर्जी बनी रहे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे चीज़ों की जो प्राइसेस है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ नीचे पानी का बॉटल था 50 रुपीज़ का, अब यही पानी का बॉटल हो चुका है 70 रुपीज़ का। तो मतलब ऊपर जब केदारनाथ पहुँच जाएंगे तो प्राइस क्या होगी वो ऊपर जाके देखेंगे। अभी 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है, देखते हैं उसको करने में कितना टाइम लगता है। हल्की हल्की सी बारिश फिर से होने लगी है, बीच बीच में बारिश आती रहती है जाती रहती है। तो आप अपने साथ में जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो ज़रूर कैरी करें। तो अब मेरे इस साइड पे आप पूरे रास्ते में चलने वाला है बस। रास्ते बहुत सुंदर हो चुके हैं। यहाँ से ट्रैक इंटरेस्टिंग होता है व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रैफिक वाला होता है क्योंकि यहाँ से घोड़े खच्चर भी ज़्यादा होते हैं और फिसलन भी ज़्यादा होती है। तो आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। इस तरह से घोड़े आपको ट्रैवल करते हैं, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ कोई नहीं है। पीछे की स्नो देख के ऐसा लग रहा होगा किसी हिल स्टेशन पे आ गए। ये ट्रैक स्नोफॉल की वजह से इतनी सुंदर हो चुकी है, लास्ट ईयर इतनी खूबसूरती नहीं थी। बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछी हुई है और उसके बीच में जब लोग आ रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक पोर्शन था जिसमें थोड़ा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि ग्लेशियर पिघल गया था तो पूरा मेल्ट होने की वजह से फिसलन थी। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन के ही चले, स्लीपर्स तो बिल्कुल भी ना पहने। बेस कैंप बस बिल्कुल आने वाला है, हेलीपैड भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले अचानक से मुझे दिखी चाय और मुझे लगा ये सिप तो बनती है। ऐसे ठंडे मौसम में चाय नहीं पी तो क्या पिया। और वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं बैठ के और वो केदारनाथ मूवी की तरफ पीऊँगी, वो भी आगे करूँगी। फिलहाल चाय की चुस्की लेते हैं पार्ले जी बिस्किट के साथ। केदारनाथ में मैंने 1.5 महीने पहले बुकिंग किया था GMVN का स्टे, जो कि 800 रुपए में मुझे मिला और ये इस तरह से दिखता है। यहाँ का डिनर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला। तो ये GMVN का टेंट है नॉर्मल वाला, जिसके लिए मैंने पे किया 800 रुपीज़ और इसकी बुकिंग मैंने ऑनलाइन की थी, और वो भी आपको 1 से 1.5 महीने पहले करवानी पड़ती है तभी आपको मिलता है। ये इस तरह से आपको गद्दा दिख रहा है, नीचे डबल गद्दे लगे हुए हैं और स्लीपिंग बैग आपको मिलता है। ये स्लीपिंग बैग है जिसके अंदर आप सो सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का कोई गद्दा, रजाई, तकिया ना मांगे, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और वॉशरूम वगैरह कुछ अटैच नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ फैमिली को देंगे या सिर्फ गर्ल्स को देंगे बॉयज़ को देंगे, सबको मिक्स में मिलता है। और यही टेंट की यहाँ पे सुविधा है। इसको भी 1.5 महीने पहले एडवांस में बुक करेंगे तब आपको मिलेगा।
आप अपनी केदारनाथ यात्रा में अपने सारे स्टे GMVN के बुक कर सकते हैं, जो कि सरकारी होते हैं और जिसकी बुकिंग कुछ इस तरह से होती है। आप गूगल पे टाइप करें और उसके बाद में इनकी वेबसाइट पे क्लिक करके अपना डेस्टिनेशन चूज करें और यहाँ से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। टेंट्स, डॉर्म्स और अलग अलग कैटेगरी के रूम्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। GMVN का स्टे बुक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस चेंज नहीं करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे का लगता है, जब आप बिल्कुल स्लो चलते हो। बहुत सी बार बीच में ऐसे प्लेसेस आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि बस अब नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं या घोड़े की हेल्प लेनी होगी। बट ट्रस्ट मी, घोड़ा सबसे ज़्यादा रिस्की है, वो कभी भी स्लिप हो जाता है और उसमें बैठना भी इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, बिकॉज आपको बैक सपोर्ट नहीं होता है तो बैक में पेन भी होता है, तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। बट स्टिल आपसे नहीं ही हो रहा है तो आप उसकी मदद लें, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि धीरे धीरे बढ़ते रहे और बहुत आराम से चले। लास्ट टाइम और इस टाइम में मैंने जो डिफरेंस नोट किया कि लास्ट टाइम में मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करी थी, इस वजह से मुझे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हुई। इस बार मैं एंड तक जब तक पूरा पहुंच गई तब तक मुझे इतना सा भी पैरों में पेन नहीं था, कुछ भी नहीं फील हो रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न मैं बोलूँ कि बहुत स्लो स्पीड में चले। 9 से 10 घंटे में आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मंदिर के रास्ते में ही कई बार आपको भंडारे मिल जाते हैं। अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक भंडारा चल रहा है। वैसे यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। HDFC बैंक का ATM ओपन हो चुका है, डॉक्टर यहाँ पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। फिलहाल रास्ते की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज थोड़ी धूप निकल गई है, इसलिए चारों तरफ पानी फैल चुका है, स्नो अब धीरे धीरे पिघल रही है। आप अगर केदारनाथ में अटैच वॉशरूम वाले टेंट्स या होटल जैसे रूम देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी और साथ ही साथ उनके चार्जेस भी। आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का। कल रात में जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे दर्शन करने में शाम के समय सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे। वहीं अगर आप दिन के समय में यानी दोपहर के टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको जो टाइम लग जाएगा दर्शन करने में वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जिस टाइम पे पहुँच रहे हैं उस टाइम पे या तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें या फिर ट्राई करें कि आप इवनिंग में ही पहुँच के दर्शन करें, जिससे आपको बहुत लंबी लाइन जो वेटिंग की है उसको अवॉइड करने मिले। उसके अलावा भी एक बहुत सीक्रेट टिप है जिसके थ्रू आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके लिए आपको बस वीडियो कंटिन्यू देखना होगा। मंदिर के पीछे की साइड जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा वो स्थान जहाँ से आप शिवलिंग का जो जल निकल रहा है उसे भरवा सकते हैं। आप जब 250 रुपये वाला प्रसाद लेते हैं तो उसमें आपको व्हाइट कलर की एक छोटी सी कैन मिलती है जिसमें आप ये जल भरवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे शिवलिंग का जल आ रहा होता है, वो भर के आपको मिल जाता है, जिसे आप अपने घर ले जा सकते हैं। मंदिर के पीछे की साइड पे यानी जहाँ पे आप जल एकत्रित करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जैसे ही आप आते हैं तो आपको दिखाई देती है ये भीमशिला। भीमशिला की भी पूजा की जाती है और उसका रीज़न यही है कि जब त्रासदी आई थी तो यही पत्थर, मतलब उस टाइम पे यही पत्थर ने आके मंदिर को बचा लिया था, इसीलिए इसे भीमशिला का नाम दिया गया क्योंकि इसी ने रक्षा की थी मंदिर की। लेट्स टॉक अबाउट द हॉट टॉपिक ऑफ केदारनाथ की यहाँ आने के बाद में स्टे के लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है। मोस्टली क्राउड जो यहाँ पे आता है वो बिना अपने स्टे की बुकिंग करे बस यूँ ही आ जाता है और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे हमें टेंट ढूंढना है, होटल ढूंढना है और स्टे करना है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी ना करें, अपना स्टे जो है एडवांस में बुक करें। और अगर आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि आपको कोई होटल मिलेगा, बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, नहाने को गर्म पानी हमेशा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये सारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल साइड में रख के आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक, अगर आपको कोई रूम मिल भी जाता है तो भी आपको बहुत बेसिक सा मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं मिलेगी। मोस्टली टाइम पे यहाँ पे नाइट के टाइम पे लाइट्स भी नहीं होती, तो आपके जो पावर मतलब जो चार्जिंग के प्लग्स है वो भी काम नहीं कर रहे होते, तो आप अपने साथ में एक्स्ट्रा पावर बैंक्स कैरी करें, एक्स्ट्रा जो भी बैटरी है अपने फ़ोन के लिए या फिर अपने कैमरास के लिए कैरी करें। टॉर्च ज़रूर कैरी करें क्योंकि यहाँ पे रात को लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और नॉर्मली हर ऑल्टरनेटिव डे या हर दिन रात को लाइट्स यहाँ पे जाती ही है। लकीली अगर आप आ रहे हो और उस टाइम नहीं जाए तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कमेंट करके बोलो हम तो गए थे और उस टाइम लाइट आ रही थी, हो सकता है आप लकी हो, बट मोस्टली यहाँ पे लाइट्स नहीं होती है। और जो स्टे है वो आपको एडवांस में बुक करना होता है। मैं आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मैं GMVN का वेबसाइट भी दूंगी, लेकिन उसको बुक करने के लिए आपको 1.5 से 2 महीने पहले बुक करना होता है। मतलब जैसे ही वो ओपन होता है उसी दिन या उसके कुछ ही दिनों में वो ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। बाकी यहाँ आने के बाद में अगर फिर भी बाई चांस आप लैंड कर ही गए हो और
उसके बाद आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो आपको मिलते हैं टेंट के ऑप्शंस जो 1000 से 2000 रुपीज़ तक डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा दिन आ रहे हो, उतना उस दिन कितना रश है ये लोग चार्ज करते हैं। आप नेगोशिएट करवा लो थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं होता क्योंकि आप नहीं तो कोई ना कोई यहाँ ले ही लेगा और उनमें कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं क्या हम अपना टेंट कैरी कर सकते हैं। डेफिनेटली यस, आप अपना टेंट, अपने फूड प्रोडक्ट्स अपने बनाने का, अगर आप में हिम्मत है कि आप इतना ऊपर तक उसको कैरी कर सकते हैं तो बिल्कुल अपने साथ लाइए, यहाँ पे लगा लीजिए। परमिशन की ऐसा कोई नीड नहीं है, बस प्लेस अच्छे से देख लीजिए कि हाँ अच्छा जगह है, आग वाग जलाइए, अपना खाना बनाइए, पूरा एडवेंचर करना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो स्टे के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। पीछे जो टेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल मंदिर परिसर में ही आप बोलेंगे कि लगे हुए हैं। मैंने आपको बोला भी था कि आप यहाँ पे टेंट लेके भी आ सकते हैं। आई डोंट नो कब तक ये अलाउ करेंगे और ये लोग कौन है जो यहाँ बिल्कुल मंदिर में टेंट लगा के रह रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ फॉर दिस मंथ तो आई थिंक ये अलाउ है। अगर आप भी यहाँ पे टेंट ला के और अपना रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, बट ठंड से बचने का आपको स्लीपिंग बैग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्लीपिंग बैग अपने साथ ज़रूर कैरी करें क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम पे स्नोफॉल हो सकती है। एक और गुड न्यूज़ है जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चली है। हालांकि मैं लास्ट ईयर जब ट्रैवल की थी तब मैंने एक देखा था कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था और मुझे समझ नहीं आया, और मैंने क्योंकि लोगों से सुना था कि ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली, तो मुझे लगा वो वही होगा। लेकिन आज मैंने ये बोर्ड देखा है जो कि 21 अक्टूबर 2022 को इनॉग्रेशन हुआ है और रोपवे का, और काफ़ी टाइम से यही जब भी मतलब सोचते हैं कि केदारनाथ की यात्रा कैसे सरल बनाई जा सकती है तो माइंड में यही ऑप्शन आता है कि यहाँ पे अभी तक रोपवे क्यों नहीं स्टार्ट करने की गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एंड से इट इज़ देयर। तो बहुत ही जल्दी मुझे लगता है हार्डली 2-3 साल के अंदर रोपवे भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद तो ये यात्रा और भी अच्छी और सुगम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं केदारनाथ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। वैसे नॉर्मली 6 महीने के लिए ओपन होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त के टाइम पे यहाँ पे होता है मानसून सीज़न, इसलिए बंद रहता है। तो मई और जून का जो टाइम है उसको सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, बट इस टाइम पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। सितंबर एंड या अक्टूबर में भी आप ये यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ आने के ओवरऑल बजट के बारे में। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले जिस पॉइंट तक पहुँचना होता है वो है हरिद्वार, यानी कि आप अपने होम लोकेशन से, होम टाउन से आ जाते हैं हरिद्वार के लिए। अब हरिद्वार से आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग। उसके लिए जो ऑप्शंस है उसमें सबसे पहला ऑप्शन और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है बस का। बस आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देवभूमि और हिमगिरी ये 2 बस टूर ऑपरेटर्स हैं जो दोनों ही हरिद्वार से सीधा सोनप्रयाग के लिए बस लेके चलाते हैं। तो आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके लिए आप देखते रहिए। पहले मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि आपको कैसे अपनी आइटनरी प्लान करनी है। तो जैसे ही आपने अपना बस से अगर आपको आना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका होता है कि आप कार हायर कर ले और सोनप्रयाग तक आ जाए, वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन कि अगर आप पसंद करते हैं बाइक चलाना या फिर स्कूटी चलाना तो आप हायर कर सकते हैं हरिद्वार से स्कूटी 1200 रुपये पर डे में और पहुंच सकते हैं सोनप्रयाग तक। अब सोनप्रयाग से आपको आना होगा गौरीकुंड के लिए, और जिसके लिए आपको मिलती है शेयर टैक्सी, जिसके लिए आपको पे करना होता है 50 रुपीज़, जो कि बिल्कुल फिक्स प्राइस है। शटल्स चलती है शेयरिंग और आपको गौरीकुंड पहुंचा देती है। अब आपका फर्स्ट डे इस पूरे को करते करते स्पेंड हो जाता है, मतलब आप हरिद्वार से गौरीकुंड तक पहुँचते पहुँचते अपना एक पूरा एंटायर डे फिनिश कर चुके होते हो। तो आप या तो अपना स्टे सोनप्रयाग में बुक कर सकते हो या फिर गौरीकुंड में। अगर आपने वेल इन एडवांस प्लानिंग की है तो आपको गौरीकुंड में स्टे मिल जाएगा। अगर नहीं की है तो गौरीकुंड में स्टे के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप ले सकते हो सोनप्रयाग में। गौरीकुंड में आपको GMVN का स्टे मिल जाएगा और सोनप्रयाग में भी आप चाहें तो GMVN का बुक कर सकते हैं। GMVN का स्टे कैसे बुक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑनलाइन होता है वैसे वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप फर्स्ट डे पे या तो सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आ जाते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में आएंगे तो आपको सुबह उठ के फिर गौरीकुंड जाना होगा बाय शटल और वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करना होगा। इनकेस आप गौरीकुंड पहले ही दिन पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप नेक्स्ट डे अपनी जो ट्रैक है वो स्टार्ट करेंगे। ट्रैक है टोटल 17 किलोमीटर की। अब इसके लिए जो ऑप्शंस है, पहला है कि आप पैदल आएँ, दूसरा हेलीकॉप्टर है और थर्ड है जो घोड़ा, खच्चर, पालकी और ये सब होता है। हेलीकॉप्टर मिलना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। उसके लिए अब जो है IRCTC की वेबसाइट है जिस पे ये बुकिंग्स होती है, अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं है आपको पैदल यात्रा करनी है तो मैं आपको सबसे कम बजट वाला जो बता रही हूँ वो बेस्ट यही है कि आप पैदल यात्रा करें, धीरे धीरे चलते जाएँ। 17 किलोमीटर की आपकी ट्रैक पूरी होती है। आपको एक दिन स्टे करना होता है केदारनाथ में और नेक्स्ट डे आपको ट्रैक कंप्लीट करके वापस जाना होता है सोनप्रयाग में।
तो उस दिन भी आपका स्टे सोनप्रयाग में होगा और फिर आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार। यानी कि फर्स्ट नाइट आपकी जो स्पेंड हुई वो हुई सोनप्रयाग में, सेकेंड नाइट आपकी स्पेंड हुई केदारनाथ में, थर्ड अगेन आप सोनप्रयाग में जाते हैं और फोर्थ हरिद्वार पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग पार्ट की कॉस्ट कितना आता है। आपका जो बस का ट्रांसपोर्टेशन आता है, मतलब आप जब हरिद्वार से बस लेते हैं जो कि आपको पहुंचा देती है सोनप्रयाग तक, उसका आपका एस्टिमेटेड फेयर आता है 1000 to 1200 रुपीज़। उसके बाद 50 रुपीज़ आपका लगता है शटल का, एंड देन उसके बाद में आपका ट्रैक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं। केदारनाथ का आपका स्टे 800 से 1000 रुपये का होता है। अगर आप टेंट में बुक कर लेते हैं, GMVN के टेंट भी 800 रुपये में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में आपका जो अगेन नेक्स्ट डे आप ट्रैक करते हैं और स्टे करते हैं सोनप्रयाग में, तो आपको 1000 रुपीज़ वहाँ भी स्पेंड करना पड़ेगा, एंड देन हरिद्वार। ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन। नाउ फूड केदारनाथ में एक्सट्रीम कॉस्टली है, पानी एक्सट्रीम कॉस्टली है, तो आपको 1000 रुपये पर डे तो मिनिमम खर्च करना ही पड़ेगा। तो मतलब पर डे का आप 1000 रुपीज़ मानते हैं तो 4000 रुपये आपका फूड पे भी खर्च हो जाएगा। ये सारे एक्सपेंडिचर है, मतलब अगर आप मिनिमम से मिनिमम लेके चले तो 12 से 15 हज़ार का खर्च आपका आ जाता है, क्योंकि फूड ऑप्शंस बहुत महंगे हैं और पानी आप कितना अपने साथ कैरी करेंगे। पानी भी यहाँ पे 70-80 रुपये तक की बोतल मिलती है और आपको ऑब्वियसली पानी तो ख़रीदना ही पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए। बहुत से लोग बीच में से पानी भर लेते हैं जो पानी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा होता है, बट उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका पेट ख़राब हो सकता है। और आप जब इतनी हाइट पे आके ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो बच्चे उस पानी से, और फिर भी आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो ही आप रिस्क लें उस पानी को लेने की, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में जो सफ़र करनी पड़ती है। तो उस पानी को ना लें, पानी आपका जो नॉर्मल है वही यूज़ करें। Thanks for watching this video. Make sure you share it with all the people who are planning to go to Kedarnath. And if you have any kind of query, feel free to drop a comment. It really helps. Thanks.